आदाब नाज़रीन, आज हम मुलाकात कर रहे हैं, ये ख़ास मुलाकात कर रहे हैं मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर और पार्लिमानी उमूर जनाब मुख्तार अब्बास नक़वी साहब से। और जब हम नक़वी साहब से बात करेंगे तो हम 3 बरस जनाब नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत के बारे में भी बात करेंगे, उसकी कामयाबी या नाकामी के बारे में बात करेंगे और ख़ुसूसी तौर पर वज़ारत अक़लियती उमूर पर भी बात करेंगे क्योंकि उनके पास ये ज़िम्मेदारी मौजूद है। नक़वी साहब, मेरी आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ, इन 3 बरसों में जो अक़लियतों के लिए आपने क्या कुछ ऐसा किया है कि वो इत्मीनान महसूस कर सकें? देखिए, हम पहली बात तो ये है कि अगर आप देखें तो जो ये पिछला 7 दशक जिसे कहते हैं, लगभग 70 साल हो रहे हैं हिंदुस्तान की आज़ादी के, और रिपोर्ट जो आती हैं वो अक़लियती और ख़ास तौर से जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें जो है वो एजुकेशन की प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, एम्पावरमेंट की प्रॉब्लम है। और अगर हम देखते हैं, जब हम इसका आकलन करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट और अलग अलग जो रियासत की सरकारें हैं उन्होंने जितने पैसे खर्च किए और जितने पैसे कागज़ों पे खर्च किए गए, अगर वो जो है वो ईमानदारी के साथ उसका 60% 50% भी खर्च किया गया होता तो कोई भी अल्पसंख्यक और मुसलमान न तो गरीबी की रेखा के नीचे रहना चाहिए, न बेरोज़गार रहना चाहिए, ना अशिक्षित रहना चाहिए। हमारी ये कोशिश इन 3 सालों में रही है कि हर गरीब की आंखों में खुशी और उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आए। और जब हम इस बात को कहते हैं कि हर गरीब की आंखों में खुशी और उसकी ज़िंदगी में खुशहाली, तो उसका केंद्र बिंदु गरीब है, गरीबी है। और गरीब और गरीबी को जब केंद्र बिंदु बना करके हम काम करते हैं तो निश्चित तौर से अल्पसंख्यक या जो मुस्लिम कम्युनिटी है जो कि गरीबी की रेखा के नीचे रह रही है, और लगभग तमाम कमेटीज़ कहती हैं, कोई 60% कहता है, कोई 70% कहता है, जितने भी हैं उनको सबसे ज़्यादा उसका फ़ायदा होता है। हमने बिना तुष्टीकरण के सशक्तिकरण, विदाउट एम्पावरमेंट, विदाउट अपीज़मेंट की जब बात होती है तो उसके पीछे मकसद ये होता है कि सिर्फ खुश करने वाली बातें, सिर्फ लॉलीपॉप देने वाली बातें, वो हमने नहीं की। हमने बिना ढिंढोरा पीटे हुए किस तरह से उनको प्रगति की मुख्यधारा में, प्रोग्रेस की मेन स्ट्रीम में, समाज के उस अछूते जिसकी तरफ की लोगों ने ध्यान नहीं दिया, कि सियासी शोषण किया, तो उनको कैसे हम ला सके, इसके लिए हमने कोशिश की। उसमें हमने एजुकेशन को प्रायोरिटी दी, क्योंकि एजुकेशन, देखिए, तालीम जो है वो तरक्की का रास्ता तय करता है और तालीम और तरक्की दोनों एक साथ जुड़ी हुई चीज़ है। और इसलिए हमने तहरीक तालीम शुरू की, गरीब नवाज स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम शुरू किया। हमने जो है बेगम हज़रत महल स्कॉलरशिप बच्चियों के लिए शुरू की, और उसका हमने करोड़ों लोगों को, करोड़ों बच्चों को, करोड़ों बच्चियों को स्कॉलरशिप जो है वो ऑनलाइन देना शुरू किया। आपको मालूम है, पूरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जब ऑनलाइन स्कॉलरशिप की शुरुआत हुई है, या ऑनलाइन जो डीबीटी जिसे कहते हैं, हमने और भी जो सब्सिडीज़ जो है वो ऑनलाइन शुरू की, तो 50,000 करोड़ की जो है वो बचत हुई है। और उस बचत को फिर हम गरीबों को ही किस सशक्तिकरण के लिए दे रहे हैं। जो आपकी सरकार का मूल मंत्र है, ख़ास तौर पर सबका साथ सबका विकास वाली जो बात है, और आपकी जो वजारत है अक़लियती उमूर की, और ख़ुसूसी तौर से मुसलमानों के लिए, जब हम अक़लियती उमूर की बात करते हैं तो सिर्फ मुसलमान नहीं है इसमें, तो क्या आपको महसूस होता है कि इन स्कीमों का फ़ायदा उन तक पहुंच चुका है और वो उस विकास के रास्ते पर हैं जिसमें सबका साथ की बात होती है? नहीं, मुझे लगता है कि अभी इतनी जल्दी, मैं नहीं मानता कि इतने दिनों की नाकामियों को एक दिन में जो है, 2 दिन में या 3 सालों में हम पूरा कर लेंगे, लेकिन इतना हमने अहद किया हुआ है। देखिए, पहले अक़लियती मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को मानते थे कि ये पार्ट टाइम मिनिस्ट्री है, इसमें जो है वो जो मिनिस्टर्स आते थे और चले जाते थे, किसी ने कोई इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखा। हमारी कोशिश हुई, हमने पूरा इसको सीरियस तरीके से लोगों से हम मिले, जन पंचायत, जैसे हमने प्रोग्रेस पंचायत की, हमने जो है मिशन सशक्तिकरण चलाया। ये हम लोगों से सीधे संपर्क और संवाद, कैसे लोगों से हम कम्युनिकेशन कर सकें, लोगों से कांटेक्ट कर सकें और लोगों से हम जान सकें कि भैया, हमने आपके इस क्षेत्र में हमने ये हॉस्टल के लिए पैसे दिए हैं, हमने इस स्कूल के लिए पैसे दिए हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए पैसे दिए हैं, कौशल विकास केंद्र के लिए पैसे दिए हैं। और उसके अलावा मैंने इस बार एक और किया है, हमें कागज़ पे लोग जो है वो जिन लोगों को ये काम दिया जाता था कि भाई हमने ये जो है आपको सीखो कमाओ में, हमने जो है वो अभी तक जो है वो 10 लाख लोगों को मतलब ट्रेनिंग भी दे दी और रोज़गार भी दे दिया। हमने अपनी इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी बनाए हैं। अभी पहली बार है कि मिनिस्ट्री ने अपने इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी, जो तमाम अच्छे ऑफिसर्स हैं, रिटायर ऑफिसर्स हैं,
उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं, उनको हमने कहा कि आप जाओ, जाके देख के आओ कि ये जो 50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 4 करोड़ रुपया, 10 करोड़ जो भी गया है उसमें ज़मीन पे क्या हुआ है। फिर मुझे आए सब लोग कहने कि साहब ये रिपोर्ट लीजिए, देखिए इसमें जो है हमने 10 लाख लोगों को रोज़गार दिला दिया है। हमने कहा ये तो बहुत अच्छा काम किया है आपने, तो मैं तो दिल्ली में ऐसे 10 लाख लोगों को जो है वो सर्टिफिकेट भी दूंगा, सम्मान भी करूंगा और लोगों को बताना भी चाहता हूं कि भाई ये हमका 10 लाख नहीं, तुम 10-10 हज़ार लोगों को लाओ। हम जो है वो तालकटोरा स्टेडियम में प्रोग्राम करेंगे सबके। अब सब बगले झाँकने लगे, मैंने पैसे रोक लिए और बड़े बड़े नाम मैं नहीं लूँगा, बड़े बड़े नामचीन कंपनियाँ हैं ये, उसमें 2-4 को मैं ब्लैक लिस्ट भी करने जा रहा हूँ। तो ये जो एक्चुअली क्या है, जब हम देखते हैं कि विदाउट करप्शन अगर आप और बिना भ्रष्टाचार के अगर आप सशक्तिकरण की बात, मतलब ये है कि लोग सिर्फ दावे कर देते थे और जो यहाँ से पैसा जाता था उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते थे और कह ना बहुत हद तक और आप उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाले। कार्रवाई हमने करना शुरू कर दी है, बहुत सी करी भी है और बहुत सी करेंगे भी। और देखिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि ये पैसा जो है ना मेरा है, न तो जो है वो किसी सरकार का है, न तो जो है वो किसी स्टेट गवर्नमेंट का। ये पैसा खुद पब्लिक का पैसा है और उसका आने पाई का हिसाब किताब, आने पाई का जो है इस्तेमाल उन लोगों के लिए होना चाहिए जिसके लिए हमने उसको जो है मैंडेट है हमारे पास, जिसके लिए हमने उसको जो है वो मार्क किया है। अगर उस पर नहीं हो रहा है तो ये मानी गड़बड़ झाला है। देखिए आप जो बता रहे हैं, आपने इतने काम किए हैं और ये जो है लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है कि अक़लियती उमूर के जो इश्तहारात वगैरह भी आते हैं वो कुछ ख़ास स्कीमों को लेकर हैं, लेकिन लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पा रही कि आप उनके लिए इतने काम कर रहे हैं। क्योंकि लोग जो हैं उससे अलग होकर सोचते हैं कि उनको लगता है कि अक़लियती उमूर वजारत जो है या नरेंद्र मोदी हुकूमत जो है वो मुसलमानों के लिए या अक़लियतों के लिए कुछ खास नहीं। आप नरेंद्र मोदी हुकूमत को क्यों आप दोष देते हैं? आप इससे पहले क्या अक़लियती उमूर के बारे में कोई बोलता था, लिखता था? आपने बताया इससे पहले तो कोई ना लिखता था, ना बोलता था, ना पढ़ता था, ना अखबार लिखते थे, ना मैगजीन लिखते थे, ना टेलीविज़न चैनल दिखाते, कहते ये भी कोई मिनिस्ट्री होगी। ETV इसमें आपका साथ देना चाहती है और आप जब भी कभी कहीं जाएं तो हमारी टीम आपके साथ जाने को तैयार है, आप उसको लेकर जाइए। तो उसमें हम, अगर आप वाकई कुछ काम कर रहे हैं तो हम लोग दिखाएंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त एक मुख्तसर वक्फे का, हम लौट कर आते हैं और मुख्तार अब्बास नकवी साहब से अब कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो यकीनी तौर पर आपके जहन में होंगे। ख़ास मुलाकात में इस वक्त हमारे साथ हैं मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब। नकवी साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि तालीम ही कामयाबी का रास्ता तय करती है, लेकिन अगर तहफ़्फ़ुज़ ना हो तो वो तालीम किस समत लेके जाएगी? क्योंकि एक मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, या एक ऐसा माहौल कहीं ना कहीं ये बनाया जा रहा है कि अक़लियतें जो हैं इस हुकूमत में अपनी बात नहीं रख पा रही हैं, गैर महफूज हैं, चाहे वो गौ रक्षा के नाम पर हो। अभी हमारे प्रोग्राम में भी उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ साहब आए थे, उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज में इस तरह की हरकतें करने वालों को निशाना भी बनाया है। लेकिन हम देखते हैं कि जो ज़मीनी सतह पर ये पैगाम या तो पहुंच नहीं पा रहा है या कोई सुन नहीं रहा है। देखिए, तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की ये एक ही ताने बाने के हिस्से हैं। तालीम के साथ तहफ़्फ़ुज़ जुड़ा हुआ है और तहफ़्फ़ुज़ और तालीम के साथ तरक्की जुड़ी हुई है। अगर इस तरह की हरकतें कहीं हो रही हैं या हुई हैं तो डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट्स को उसके बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने चाहिए। मैं आपके प्रोग्राम ETV पे एक बात कहना चाहता हूँ कि हमने, हमारी होम मिनिस्ट्री ने और हमारी मिनिस्ट्री ने तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स को बहुत स्ट्रिक्टली और बहुत ही इफ़ेक्टिवली एडवाइजरी दी है कि वो ऐसी किसी भी हरकत को, जिस हरकत से कोई भी ऐसे डिस्ट्रक्टिव एजेंडे को, जो जिस एजेंडे से कि डेवलपमेंट का एजेंडा पर वो डोमिनेट कर रहा हो, समाज में बिखराव और टकराव पैदा करने की कोशिश कर रहा हो, उसके खिलाफ कानून के दायरे में कड़े कदम और कड़ी कार्रवाई करें। आपके कुछ रहनुमा भी इस तरह की चीज़ें करते हैं, कुछ दबंगई पर उतर आते हैं, पिछले दिनों कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए हैं, अभी भी देखने में आते हैं, उनको रोकने के लिए क्या कोशिश है? देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह की जो छुटपुट आइसोलेटेड घटनाएं हैं, उन घटनाओं पे को हम बिल्कुल कतई करेक्ट नहीं मानते, बिल्कुल हम ठीक नहीं मानते। और जो लोग भी इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं
वो कहीं ना कहीं अति उत्साही भी हो सकते हैं और कहीं ना कहीं किसी साजिश का हिस्सा भी हो सकते हैं। दोनों चीज़ें मैं कहता हूँ। एक सवाल था जो अब वो सवाल नहीं रह गया, क्योंकि आपने अक़लियती कमीशन का को बना ही दिया, उसमें इतनी ताख़ीर क्यों हुई? अब देखिए, पहली बात ये कि लोग जो है वो याददाश्त भी थोड़ी कमज़ोर होती है। देखिए, कोई बहुत ताख़ीर नहीं हुई है, बहुत देर नहीं हुई है। अगर आप अभी तक का हिस्ट्री देखें, जो अक़लियती कमीशनों का जो है फॉर्मेशन होता है, तो 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना लगता ही है। इसमें भी कोई ऐसा नहीं लगा दिया कि हमने 5 साल से खाली पड़ा हुआ था, 2 साल से खाली पड़ा हुआ था। अभी जो है वो मार्च में एक खाली हुआ, अप्रैल में खाली हुआ, उसके बाद हो गया। उसमें एक प्रोसेस है, अच्छे लोग आए, क्योंकि हमने इस बार तय किया, प्रधानमंत्री जी का कहना था, भाई ये जो पुराने रिटायर ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो है वो रिटायर जो है जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, इन्हीं को मत रखो। जो ग्राउंड पे सोशल एक्टिविटीज़ में शामिल लोग हैं, जो ग्राउंड रियलिटी को समझते हैं, उनको आप प्रायोरिटी दो। और इसलिए अगर आप देखें तो इस बार सारे हमारे अक़लियत कमीशन के जितने भी मेंबर और चेयरमैन हैं, वो लोग सोशल बैकग्राउंड से आए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप, क्योंकि पार्लिमानी उमूर भी आपके पास है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का आपके ऊपर एतबार भी है, तो जब हम आपसे हम कुछ और बातें भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा हल्का कश्मीर में मौजूद है, ईटीवी उर्दू को जो देखता समझता है। कश्मीर में जिस तरह के हालात इन दिनों में हो रहे हैं, हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब से भी मुलाकात हुई, बात हुई, उन्होंने कहा कि अब हम लोग बहुत सख्ती करने जा रहे हैं। लेकिन उस सख्ती में कहीं वो लोग जो वाकई हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, और ये चंद ही लोग हैं जो इस तरह की सियासत करते हैं, जो सरहद पार से भड़काए जाते हैं, तो उसमें क्या हम कोई तवाज़ुन कायम कर पाएंगे? देखिए, अगर मैं जब जम्मू कश्मीर की आप बात करते हैं, तो कश्मीर का हिस्सा जम्मू भी है, कश्मीर के हिस्सा लेह भी है, करगिल भी है, और पूरा एक वो है, और कश्मीर का जो वैली है वो भी है। अगर कश्मीर की वैली का हिस्सा देखें तो 1 या 2 जगहों पे ऐसी दिक्कतें हैं, अदरवाइज़ पूरा कश्मीर शांत है। कश्मीर के लोग शांति प्रिय हैं, अमन पसंद हैं, और वो चाहते भी हैं कि वो ये अमन रहना चाहिए। और एक बात मैं बहुत साफ कहूँ, ऐसी जो अलगाववादी ताकतें हैं, जो ऐसी आतंकवादी ताकतें हैं, जो कश्मीर की और मुल्क की और दुनिया के अमन की दुश्मन हैं, उन अमन के दुश्मनों को शिकस्त अगर कोई देगा तो सबसे पहले कश्मीर का नौजवान देगा, और बहुत बार उसने इस बात को साबित किया है। एक चीज़। दूसरी चीज़, मेरा अगर मुझसे आप पूछते हैं तो मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि जो बेचारे बच्चे जिनको गुमराह किया गया और पत्थरबाजी कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, वो जो है कोई आतंकवादी हैं। उसके तमाम और कारण हो सकते हैं, तमाम और जीप में बांधने वाला वाकया वो वजूहात हो सकती हैं। इसलिए जो आतंकवादी हैं, जो अलगाववादी हैं, जो कहीं ना कहीं सरहद पार से जो है जिनको प्रोटेक्शन मिल रहा है, जिनको स्पॉन्सर हो रहे हैं, उनके खिलाफ सख्ती होनी चाहिए। हम इसमें बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कश्मीर भी हमारा है, कश्मीर के लोग भी हमारे हैं। हम ये नहीं कर सकते कश्मीर हमारा है, कश्मीर के लोग कहीं और के हैं, ऐसा नहीं है। वो हमारे हैं, हमारे दिलों में बसे हुए हैं, और उनकी हिफाजत, उनकी तरक्की, उनका तहफ़्फ़ुज़ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसलिए उसको भी हम देख रहे हैं। जहाँ तक सवाल है जो टेररिज्म है, वो टेररिज्म सिर्फ हिंदुस्तान के लिए चुनौती नहीं है, वो पूरी दुनिया के लिए चुनौती है। अगर पाकिस्तान की बात करें, कि पाकिस्तान आज आतंकवाद की एक फैक्ट्री बन गया है, और उसका जो आतंकवाद का जो पोल्यूशन है, जो प्रदूषण है, वो पूरी दुनिया की इंसानियत और पूरी दुनिया के अमन की सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए सब, कश्मीर के लोग भी हमारे ये नहीं चाहते, कश्मीर के लोग कभी नहीं चाहेंगे। वज़ारत अक़लियती उमूर जो है वो कश्मीर के लिए कुछ ख़ास प्रोग्राम आपके पास हैं? हमारे पास प्रोग्राम बहुत हैं। हम प्रोग्रामों को चाहते थे कि हम थोड़ा फोकस करके वहाँ करें भी, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे मन में बहुत था, लेकिन जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के वो डे बाय डे वहाँ पर जो कुछ लोग जो है वो माहौल को ख़राब करने में अपनी एक्टिविटी को बढ़ा कर रहे हैं, उससे हमारे ऑफिसर्स या हमारे जो और भी लोग हैं, कुछ एजेंसीज़ हैं, हमने बड़ी कंपनियों को हमने MOU किया हुआ है। हमने उनको पहले कहा था कि तुमको जो है वो ले जाना है, तुम्हें कश्मीर वैली में देखना है, तुम्हें जम्मू के इलाके को भी देखना है, और यहाँ के जो नौजवान हैं इनको आप स्किल भी होनी चाहिए और इनको रोज़गार भी होना चाहिए।
नहीं, आपकी एक स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, उड़ान स्कीम, उड़ान है, जिसमें ईटीवी भी एक तरीके से शरीक है, और हम वो बता रहे हैं कि किस तरह कश्मीर के नौजवानों को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भेजा गया है, उनको स्किल ट्रेनिंग भी हो रही है और वो आगे बढ़ने की वो कर रहे हैं। तो इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें आज भी हो सकती हैं, अगर वहाँ हालात ख़राब हैं तो आप उन बच्चों को बाहर ला के कुछ नहीं, हम वही करेंगे। अपना उनका जो है वो ज़मीन है उनका, वो इस मुल्क में रह रहे हैं, वो मुल्क हिंदुस्तान उनका अपना है, कश्मीर उनका अपना है, तो उनको हम क्यों बाहर इस तरह का माहौल बनाएं कि साहब तुम यहाँ से महफूज नहीं हो। बिल्कुल वही करेंगे। गरीब नवाज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है हमारा। हम गरीब नवाज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को हमने 6 जगहों पे वहाँ पे आइडेंटिफाई किया हुआ है कि हम 6 जगहों पे शुरू करने वाले हैं। इंशाल्लाह हम शुरू भी करेंगे। सीखो कमाओ जैसे प्रोग्राम है हमारा, जिसमें कि हम स्किल भी कराते हैं और स्किल के साथ साथ हम जो है वो उनको नौकरी भी की गारंटी भी देते हैं। उसके अलावा स्कॉलरशिप है और चीज़ें हैं। अभी देखिए हमने जैसे हुनर हाट शुरू किया, है आपका बहुत कामयाब रहा है, बहुत कामयाब रहा। उसमें कश्मीर के 16 जो है वो फैमिलीज़ के लोग आए हुए थे। 16 का मतलब ये हुआ कि समझ लीजिए 200-300 लोगों को जो उनकी विरासत है दस्तकारी की, शिल्पकारी की, ब्रास का काम, लकड़ी का काम, और उसके अलावा जो है वो कश्मीरी वाजवान, उसका तो यहाँ पर लोगों ने लाइन लगा के कश्मीर से हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा कितना प्यार करता है कि सबसे ज़्यादा सेल कश्मीर के चीज़ों की हुई। कश्मीर के लोगों को सराखों पे लोगों ने लिया और कितना उनको जो है वो इनकरेजमेंट हुआ। अभी तो आपने कनाट प्लेस में जब किया था राजी को, वो पूरा बहुत कामयाबी के साथ हुआ था। अभी हम मुंबई में करने वाले हैं, अभी फिर दिल्ली में हम प्रगति मैदान में करेंगे, उसके अलावा लखनऊ में करेंगे, और भी जहाँ पे अलग अलग करेंगे। तो हम वो जो हमारा दस्तकार और शिल्पकार है वो एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत मजबूत हमारी विरासत है। चलिए, मुख्तार अब्बास नकवी साहब से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, मगर एक मुख्तसर वक्फे के बाद। ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब। नकवी साहब, एक हज को लेकर आपने कुछ बहुत इनकलाबी कदम उठाए हैं। एक ज़माने में पानी के जहाज़ से हज जो है वो बंद कर दिया गया था, आप उसे दोबारा शुरू करना चाहते हैं। आपने कुछ ये लोगों की मांग भी थी, मुतालबा था कि उसकी नशिस्तें बढ़ें, और आपने सऊदी हुकूमत से बात करके जो हाजियों की सीटें वो भी बढ़वाई। तो हज इस बार कितना आपको लगता है कि पहले से बेहतर तौर पर हो पाए? जो कमज़ोर तबका है और जो अपने सारे फ़राइज़ पूरे कर चुका है और हज का अहल है, हज करने का एलिजिबल है, हज पर जाने का, उसकी भी तमन्ना है। अब वो नहीं दे सकता 5 लाख रुपया, 6 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 8 लाख रुपया, 10 लाख रुपया। हमने कहा जो लोग अमीर लोग हैं वो तो चलो प्राइवेट टूर ऑपरेटर से भी चले जाएंगे, उनके ऊपर कुछ पर, तो हमें ऐसा रास्ता भी करना चाहिए, ऐसा ऑप्शन भी देना चाहिए जिससे जो हमारा गरीब है, जो ऐसा तबका है जो हज करना जाना चाहता है, उसको हम जो है वो सस्ते दामों में कर सकें। तो उनका देखो क्या हो सकता है। तो मैंने फिर उसकी स्टडी की। तो 1994 से पहले तक जो है वो पानी के जहाज़ जो है अकबर और नूर जहाँ जाते थे, वो जो है वो खस्ता हो गए, ख़राब हो गए। फिर मैंने नितिन गडकरी साहब जो मिनिस्टर हैं उनसे बात करी। मैंने कहा कि साहब हम ऐसा चाहते हैं करना। वो बहुत खुश हुए। उनका बिल्कुल मैं आपको जो है इसमें मदद करूंगा। और फिर मैंने जो शिपिंग मिनिस्ट्री है उनसे बात करी, उसके बाद जो है वो शिपिंग कॉरपोरेशन के लोगों से बात करी, और बहरहाल ये तय हुआ कि इंशाल्लाह 2018 में हम ज़रूर जो है कम से कम 5-6 जहाज़ तो भेजेंगे। हमने वो देख लिया है, लगभग 5,00,000 की कैपेसिटी का जहाज़ होगा। 6,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है। और सऊदी गवर्नमेंट से ही बात करी। हमने कहा कि भाई आपके यहाँ पोर्ट है, क्योंकि उनको भी पोर्ट की परमिशन देनी पड़ेगी, तो वो भी उन्होंने भी अपना एग्रीमेंट दिखाया है कि हम एग्री है करते हैं, आप लेके आइए हाजियों को, और जद्दा में हम आपको पोर्ट देंगे। तो ये हमारी कोशिश है कि जो अभी इस वक्त सब्सिडी के साथ मान लीजिए 2 लाख रुपया देना पड़ रहा है एक हाजी को, तो जो पानी के जहाज़ से जो जाएगा वो ज़्यादा 60-70-80 हज़ार रुपये में चला जाएगा।
यानी कि सब्सिडी ख़त्म होने के बाद भी जो है आधे से कम में जाएगा वो। कहा यह जाता है कि जो रियायत दी जा रही है वो जब आप सिर्फ एयर इंडिया से सफ़र करते हैं, अगर आप किसी और जहाज़ से भी करना चाहें तो इतनी रियायत 5-7 हज़ार। हमने तो इसीलिए लपड़ा ही ख़त्म कर दिया ना। हमने कहा जिसको जो बोझ उठा सकता है जाए उससे, नहीं तो ये है 2-3 दिन में पहुँच जाएगा, वहाँ पर नमाज करते हुए जाएगा, उसके बाद हज की ट्रेनिंग भी होती हुई जाएगी। टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा सफ़र हो जाएगा जो पानी के जहाज़ से जाना चाहिए। नहीं, वो तो देखिए एहराम पहन लिया तो हज शुरू हो गया उनका, और हज शुरू हो गया तो उस जहाज़ में जो है वो हज की ट्रेनिंग हम अलग अलग एम्बार्केशन पॉइंट्स पे देते थे, अब तो उसी में ट्रेनिंग हो जाएगी हज। इसी में एक सवाल निकल रहा है, हमने देखा है कि आपकी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब की जो हुकूमत है वो मुस्लिम ममालिक की तरफ और ख़ास तौर से खलीजी ममालिक जो हैं उनके साथ एक मजबूत रिश्ते की तरफ भी बढ़ रही है, पहले से कुछ अलग किस्म का रिश्ता है। ये क्या कुछ नई सोच है? देखिए, प्रधानमंत्री की जो संस्था है, प्रधानमंत्री का जो पद है, उसकी जो गरिमा बढ़ी है वो इससे हर हिंदुस्तानी को की गरिमा बढ़ती है, गर्व होता है उसको। और आज जो है वो प्राइम मिनिस्टर को पूरी दुनिया, अगर जो है वो सऊदी अरब जाते हैं तो वहाँ के किंग खुद उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करते हैं। तो आज इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ा है कि आज हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की इज़्ज़त और हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों का जो रिस्पेक्ट है वो पूरी दुनिया में बहुत बढ़ी है। वो कहते हैं कि अभी अच्छे दिन नहीं आ पा रहे हैं, उतने रोज़गार नहीं हो पा रहे हैं आपके जो मुखालफिन हैं। देखिए, मैं तो इनसे यही कहता हूँ कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, और मिलकर हम सब एक नई कहानी लिखते हैं हिंदुस्तान की और हिंदुस्तानी बने। आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की एक्सेप्टेबिलिटी है अमंग दी माइनॉरिटीज़, अमंग दी मुस्लिम्स, वो डे बाई डे बढ़ रही है। और लोकसभा की सोच भी बढ़े, क्योंकि देखिए आप उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को टिकट नहीं देते, लेकिन मालीगांव म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में आप सबसे ज़्यादा टिकट दे मुसलमानों को ही देते हैं। देखिए, मैं तो इलेक्शन का इंचार्ज रहा हूँ अपनी पार्टी का, बहुत साल मैं जनरल सेक्रेटरी था, तब भी मैं इलेक्शन का काम, और मैं इलेक्शन का जब हम लोगों ने अभी यूपी के इलेक्शन का, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि साहब एक बार ज़रा तुम आकलन कर लो, तो मैंने पूरा सीट वाइज और बूथ वाइज किया। अब जिस बूथ पे जो है वो मान लीजिए कि वहाँ 1000 वोट है, 1000 में 10 भी नॉन मुस्लिम नहीं है, और वहाँ पर भी बीजेपी को 200-300 वोट मिल रहा है, तो ये यानी मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया। इसी तरह से लोकसभा के इलेक्शन में जब प्रचंड बहुमत मिला, इतनी बड़ी तादाद मिली, तो आप 20% मुसलमान यूपी में हैं मान लीजिए, तो उन 20% मुसलमानों के बगैर आप इतना प्रचंड बहुमत मिल जाएगा क्या? ये बात हमारे लेकिन आपके ही कुछ लीडर दिल्ली के वो ये कहते हैं कि मुसलमान वोट नहीं देते। नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि इतना वोट नहीं देते तो डेमोक्रेसी का सबसे मजबूत हिस्सा है, ऐसा नहीं है। और मैं मानता हूँ कि हमें जो है, क्योंकि उनमें डर भी हो सकता है, गलतफहमियाँ भी थीं, हमें खुद 4 कदम आगे बढ़ना होगा तो 2 कदम वो आगे बढ़ेंगे, और ये बात शुरू हो गई है। चलिए, बस 2 सवाल आखिर में। एक तो तलाक सुनकर आपको कैसा महसूस होता है? देखिए, मैं मानता हूँ कि ये तलाक़ का 3 तलाक़ का मुद्दा जो है वो सोशल रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है। ये इसको रिलीजियस मुद्दा या धार्मिक मुद्दे के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ में कहीं ना कहीं दखल अंदाजी तो नहीं है, जैसा कि लोग ये समझते हैं कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ रहे हैं इसके सहारे? नहीं, या मुसलमानों को एक तरीके से तंग किया जा रहा है? देखिए, एक बात सुनिए, कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड स्काई लैब तो है नहीं, कैसे आएगा, गिरेगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड बन जाएगा। उसकी एक लंबी प्रक्रिया है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि बग़ैर कंसेंसस के, बग़ैर आम सहमति के कोई ऐसा कानून नहीं बनने जा रहा है जो कि जो है वो किसी को भी, किसी के मजहबी जो सेंटिमेंट है उसको नुकसान पहुंचाए। चलिए, आखिरी सवाल, आप उस तहरीक से भी जुड़े रहे, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जो तहरीक है, क्या हल निकलेगा? क्योंकि बहुत वक्त हो, मेरा मानना है कि देखिए, सबसे अच्छा तो है कि बातचीत के ज़रिए और किससे बातचीत, आम सहमति से। किससे बातचीत हो? देखिए, जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो हिंदू रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इन्हीं से बात होगी। पॉलिटिकल बहुत हैं दोनों, अब वो तो तय करना होगा। पॉलिटिकल कौन तय करेगा? पॉलिटिकल पार्टियां हैं या पॉलिटिकल जो फील्ड में लोग हैं वो इसमें मदद नहीं कर सकते। वो कहते हैं हम अदालत का फैसला मानेंगे। अगर अदालत बहुत अच्छा है, वो तो अगर बातचीत से नहीं हुआ तो अदालत तो है ही है। नहीं, हक में आए या देखिए, आप समझिए ना कि लखनऊ हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है वो इशू। अगर बातचीत से होता है तो सबसे आदर्श स्थिति है, सबसे अच्छी हालत बात है। अगर बातचीत से नहीं होता तो कोर्ट का फैसला तो सबको ही मानना पड़ेगा।
एक आपकी पार्टी से मुतालिक सवाल कि सदारती उम्मीदवार को लेकर आपके यहाँ क्या सोच चल रही है? देखिए, सदारती उम्मीदवार जो है, सदारती जो इलेक्शन होता है, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा गुड़ा भाग करने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें सबके मालूम है कि भाई आपके उत्तर प्रदेश में आपके इतने वोट हैं, अपोजिशन के इतने वोट हैं, मध्य प्रदेश में इतने हैं, राजस्थान में इतने हैं, कश्मीर में इतने हैं, कन्याकुमारी में इतने हैं, सबको मालूम है। नहीं, मुकाबला आप करवाना चाहेंगे या मुकाबले से हम तो मानते हैं कि सबसे अच्छी तो है कि कंसेंसस से एक ही कैंडिडेट हो जाए। लेकिन मुझे सुन रहा हूँ जिस तरह अपोजिशन कह रहा है कि साहब हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे, तो हमने बहुत दिन कैंडिडेट खड़े किए और हारते रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमने भी तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कैंडिडेट खड़े किए इस बात को जानते हुए कि साहब हमारा कैंडिडेट जो है जीतने वाला नहीं है, खड़े किए। तो ये डेमोक्रेसी है हमारी, तो बहुत ओपन और बहुत ही वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, उसमें क्या, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं लगती। बस ये मेरा वाकई आखिरी सवाल है, वो मुख्तार अब्बास नकवी जो सियाह लिखता है, दंगा लिखता है, वैशाली लिखता है, वो अभी कुछ और लिख पा रहा है कि नहीं लिख पा रहा है? वो मुसन्निफ़ कहाँ है? मैं देखिए, एक मैं अक्सर कह देता हूँ शेर ये कि दौर है संगे आजमाई का और मैं आईना सजाता हूँ, तुम हवाओं को हौसला बख्शो, मैं चिरागों की लौ बढ़ाता हूँ। तो लिखने का भी होता है और वक्त मिलता है तो कुछ लिख पढ़ भी लेता हूँ, नहीं मिलता तो जो है वो जो काम है उस काम को करता हूँ। लेकिन ये ज़रूर है कि जो एक संकल्प है, एक कमिटमेंट है हमारा, कि वो कमिटमेंट है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ईमानदारी के साथ, मजबूती के साथ पूरा कर सकें, यही मैं खुदा से दुआ हमेशा करता हूँ। चलिए नाज़रीन, बहुत अच्छा लगा हमें मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब से बात करके, और हमारा भी ये मानना है कि एक तख्लीक़कार किसी भी ज़िम्मेदारी पर हो तो कुछ ना कुछ तख्लीक़ी अनासिर अपने लिए तलाश कर ही लेता है। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया ETV से बात करने के लिए। नाज़रीन, अगले हफ्ते फिर किसी नई शख्सियत के साथ हम बात करेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए, आदाब।